आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कनुप्रिया सिंघल है और मैं यूनिसेफ के उत्तर प्रदेश ऑफिस में हेल्थ स्पेशलिस्ट के पद पर कार्य करती हूँ। और आज ये नवभारत टाइम्स और यूनिसेफ का एक साझा प्रयास है, मौका है सीख लीजिए पेरेंटिंग। तो इसके ऊपर इस पर आज हम आपका स्वागत करते हैं और इसका विषय जो आज है वो है बच्चों को कोरोना वायरस के बारे में क्या बताएं और कैसे बताएं, क्या बताएं और कैसे बताएं, क्या ना बताएं और क्यों। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। कोरोना वायरस से पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं सोचती हूँ कि एक वर्ग जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो है छोटे बच्चे। उनकी पूरी दुनिया ही ऊपर से नीचे हो गई है, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस समय पर है। तो उन्हें किस तरह से मदद करें हम इसका सामना करने में, इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। आप लोग अपने कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं या फिर आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है उस पर हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो पहला मुझे फ़ोन आ रहा है, मैं उस फ़ोन को रिसीव कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी बताएं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम सर शिवा है, मैं इटावा से बात कर रहा हूँ। जी शिवा जी नमस्कार, बताएं आपका सवाल क्या है? क्या आप बताते हैं इंट्रोडक्शन कोरोना के बारे में, जरा हमको भी नॉलेज दे दीजिएगा। जी ठीक है शिवा जी, मैं बताती हूँ आपको कोरोना के बारे में। अगर क्विकली शिवाजी चाहते हैं कि क्विक इंट्रोडक्शन दे दिया जाए कोरोना के बारे में, तो कोरोना जो है, जो कॉमनली हम कोरोना बोल रहे हैं, ये कोरोना वायरस एक वायरस है। जिस तरह के जैसे जुकाम और खांसी नॉर्मल होती है, उसी तरह का एक जिस तरह के वो वायरस होते हैं उसी तरह का ये वायरस है। उनमें से एक नया वायरस ये है, तो इसे नोवल कोरोना वायरस कहा गया और इससे जो बीमारी होती है उसे कोविड-19 कहा गया। तो ये बीमारी है और इसमें जो कॉमन लक्षण होते हैं, बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ, ये कॉमन लक्षण होते हैं कोविड-19 जो बीमारी होती है उसके। ये किस तरह से फैलता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे फैलता है कि जैसे जब कोई संक्रमित व्यक्ति होता है जिसको कि कोरोना का संक्रमण है, वो खांसता या छींकता है, तो अगर हम उसके बहुत क्लोज कांटेक्ट में हैं, 1 से 2 मीटर के कांटेक्ट में, तो वो डायरेक्टली हमें छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, तो उससे डायरेक्टली हमको हो सकता है ये इन्फेक्शन। या फिर ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं संक्रमण की, ये अगर किसी सतह पर जाकर जम गई, जैसे मेज है या और कोई भी सतह है, और उस पर अगर हम हाथ रखें अपना, उन हाथों के थ्रू हमारे अंदर इन्फेक्शन आ सकता है। तो ये इस तरह से कोरोना वायरस फैलता है। एक सवाल आ रहा है, सौम्यकांत बनर्जी जी हैं कि मैडम मेरा बच्चा 2 साल से छोटा है और वो बाहर नहीं जा सकता है, तो उसकी साइकोलॉजी से कैसे हम उसको कैसे हम संभालें। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे मैंने कहा कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी पूरी दुनिया बदल गई है, वो बाहर खेलने नहीं जा सकते, उसको कैसे हम सपोर्ट करें उस बच्चे को। तो जो 2 साल का बच्चा है, देखिए उसको बहुत ज़्यादा आप समझा नहीं पाएंगे। आप कोशिश करें उसे ये बताने की कि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, तो हमें अंदर ही रहना है। लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसको इंगेज किस तरह रख पाएं। 2 साल का जो छोटा बच्चा है उसे इंगेज रखना बहुत ज़रूरी है। आप उसके लिए एक्टिविटीज़ ढूंढने की कोशिश करें कि क्या एक्टिविटीज़ में हम उस बच्चे को एंगेज कर सकते हैं। अगर तो आपके और भी बच्चे हैं तो वो लोग साथ में मिलकर क्या खेल हैं जो खेल सकते हैं, वो आप देखें। या फिर उसको क्या एक्टिविटी, कलरिंग कर सकता है 2 साल का बच्चा, छोटा क्रेयॉन से कलर कर सकता है, या और क्या आप हैंड पेंट जैसा करा सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ढूंढने की कोशिश की जाए। इस बीच में एक फ़ोन मेरे पास आ रहा है। हेलो हेलो जी, बताएं, अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं। अच्छा, फ़ोन अभी चला गया है तो बंद हो गया है। एक और फ़ोन हमारे पास आ रहा है।
हेलो 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 हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, बताएं, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं, बताएं। मोहम्मद आमिर बात कर रहा हूँ मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से। जी आमिर जी, बताइए, अपना सवाल बताइए। बहुत धन्यवाद मैम, इतनी बड़ी जो है जिम्मेदारी दी है आपने हम लोगों को और हमारे बच्चों को समझाने के लिए। जी बताएं मैम। मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ बस बच्चों को मैम खान पान में भी कुछ ऐसा दे सकते हैं, खान पान से उनका बचाव कर सकते हैं, और जो हम बड़े लोग हैं वो भी जैसे मैम प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप घर में जो बना के काढ़ा पी सकते हैं, इसके बारे में मैम कोई सुझाव दीजिए। जी, जो आमिर जी ने पूछा है कि हम लोग क्या कुछ ऐसा खा सकते हैं जिससे कि हम बच सकें, और जो काढ़ा एक बताया गया है उसके विषय में उन्होंने पूछा है। तो खाने की जहाँ तक बात है, खाना कोई ऐसा किसी भी बीमारी से लड़ने में, किसी भी हमारी जो अंदर की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है या इम्यूनिटी होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो उसको बढ़ाना, खासतौर पे ऐसे टाइम पर जबकि ऐसी वैश्विक महामारी फैल रही है, तो उस इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप पौष्टिक आहार लें, समय समय पर आप आहार लें, और सभी तरह का भोजन जिसके अंदर की सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। तो उसके लिए आप एक वैरायटी अपने खाने में लाएं कि रोटी भी हो, दाल भी हो, सब्जियां भी हों, हरी पत्तेदार सब्जियां आ रही हैं वो हों, उसके साथ में दूध पिया जाए सुबह शाम, दही, आजकल गर्मियों में दही आप लोग खा सकते हैं, फल आ रहे हैं, फल खाएं। तो एक अपनी इम्यूनिटी उस तरह से बढ़ाने की कोशिश करें। जहाँ तक काढ़े की बात है, ये हमारी लोकल और ट्रेडिशनल नॉलेज है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मेडिसिन में नहीं होती हैं, लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज के अनुसार वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो उस हिसाब से उस काढ़े के बारे में बताया गया था आयुष विभाग के द्वारा, तो उसको आप ले सकते हैं। एक सवाल आ रहा है सुनील वलेछा जी का कि मेरा बेटा 9 साल का है, He wants to know when I go outside and play or side. वो ये जानना चाहते हैं कि मैं बाहर कब निकल सकता हूँ। तो बेटा आप तो बाहर तभी निकल सकते हैं जबकि आप सरकार अलाउ करेगी, और अभी तो 16 तारीख तक तो लॉकडाउन बताया ही गया है, और उसके आगे जो होगा वो 16 तारीख से 1-2 दिन पहले हमें पता चलेगा। तो आप तभी जा सकते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार निकल के आ रहा है कि बच्चों को किस तरह से अंदर ही रखा जाए। तो उसके लिए जो 9 साल का अगर बच्चा है, इतनी एज का जो बच्चा है, उसको आप अच्छे से समझा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आप किस तरह से समझा सकते हैं उनको, क्योंकि बच्चे को जिस तरह से हम बड़ों से बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, उस तरह से हम बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। उन्हें ये बताना, एक बैलेंस्ड वे में समझाना ज़रूरी है, जिससे कि वो सीरियसनेस भी समझ पाएं इस बीमारी की, लेकिन साथ ही डर भी ना जाएं। तो उसे किस तरह से बताया जाए, तो मैं, जैसे हम कहते हैं कि हम जिनको सिखाना चाहते हैं, आज हम पेरेंटिंग के लिए क्लास कर रहे हैं, लेकिन मैंने भी कल जब मुझे इस टॉपिक पे बात करनी थी, तो मैंने मेरी 12 साल की बेटी है, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सुनती हैं तो स्ट्रेस होता है, या फिर जो हमें नहीं बतानी चाहिए बच्चों को। तो उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हाँ, हमें ये तो ज़रूर पता होना चाहिए कि ये कितना सीरियस है, कि ये एक बीमारी है जिसके लिए प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह का एक हवा खड़ा कर दिया गया है कि जिसको भी हो जाती है उसकी डेथ हो जाती है, वो चीज़ें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को साइकोलॉजी को समझना और उनको बैलेंस्ड रखना, उनकी साइकोलॉजी को, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एक हवा खड़ा किया गया है कि हर किसी को जिसको कोरोना हो जाता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कोरोना, एक पीछे सवाल भी आया था कि सुचित सेठ जी ने सवाल पूछा था कि हमारा बच्चा पूछ रहा है कि जब दवाई ही नहीं है तो लोग ठीक कैसे होते हैं।
तो इसका जवाब भी इसी के अंदर आता है कि कोरोना वायरस जो कोविड-19 जो बीमारी है, इसमें 80% लोगों को तो या तो सिम्टम होते ही नहीं है, 75 से 80% लोगों को, 15% लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं कि उन्हें बस खांसी जुकाम, खांसी बुखार, जैसे नॉर्मल हमें खांसी बुखार होता है वैसा होता है और वो ठीक हो जाता है अपने आप ही, जैसे आपको नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है और वो ठीक हो जाता है। केवल 5% ये लोग ऐसे होते हैं जिनको की सीरियस बीमारी होती है। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं कि सभी की मृत्यु नहीं हो जाती है। एक सवाल आ रहा है कि बच्चों का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे तो बस बुक्स लेके बैठे रहते हैं पेरेंट्स को दिखाने के लिए। कैसे समझाएं बच्चों को? बहुत मुश्किल है बच्चों को, हमें खुद हमारा काम में मन लगाना इतना मुश्किल है, बच्चों को समझाना वाकई में मुश्किल है कि कैसे वो पढ़ें। उन्हें एक वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज देनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ पढ़ाई पे ही उनको जोर देते रहेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, तो उन्हें वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज आपको देनी पड़ेगी। एक फोन आ रहा है, हम फोन ले लेते हैं। हेलो, अच्छा फोन कट गया है अभी हमारा। ये मेरे लिए भी नया है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से बात कर पाएं। बच्चे बार बार नाक और मुंह को छूते रहते हैं, उसे कैसे बचाया जाए? बहुत ही ज़रूरी एक पॉइंट है, क्योंकि अगर हम कोरोना वायरस से बचाव के बारे में सोचें तो उसमें ये है कि हम जैसे मैंने बताया था कि हमारे हाथों से ही इन्फेक्शन आँख नाक मुंह में जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आँख नाक मुंह को ना छुआ जाए। तो उसके लिए उनको बच्चों को समझाना पड़ेगा, आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी कि बेटा ये जो इन्फेक्शन है ये किसी सतह पे भी, अगर बच्चा इतना समझने लायक है कि सतह पर भी आ सकता है, तो आप अगर छुओगे तो उससे आपको इन्फेक्शन लग सकता है। तो अगर बच्चे उस उम्र के हैं, मैंने देखा आजकल तो बच्चे बहुत ही समझदार हैं, 7-8 साल से ऊपर का बच्चा भी सब कुछ समझता है, तो आप उन्हें बहुत तसल्ली से समझाएंगे, आपको पेशेंटली उन्हें बताना पड़ेगा। कोई सज्जन ने मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, मैं फोन ले लेती हूँ। हेलो 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 मैम, लखनऊ से बोल रहे हैं जी, बताएं। आप अपना नाम बताएं प्लीज। सिमरन कृष्णानी जी, सिमरन कृष्णानी जी बताएं। मैम मेरा बेटा 16 ईयर्स का है जी। अभी उसके 10th के बोर्ड के एग्जाम 4 बचे थे जी। वो पहले तो वो एग्जाम की पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाया जी, क्योंकि 28 से जब एग्जाम होना था तो बीच में फिर गैप हो गया। अब वो बहुत कंफ्यूज है। अब स्कूल में 11 की पढ़ाई के कोर्सेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे जी। वो 10 का ही उसका प्रिपेयर नहीं है, वो बड़ा मतलब कंफ्यूजन में है और ना ही उसका मन लगता है कि लॉकडाउन की वजह से जी। तो मैम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो वो कंफ्यूज्ड इसलिए है कि उनकी पढ़ाई जो है 10th की पूरी नहीं हो पाई थी। जी जी। तो उन्हें वो समझ नहीं आ रहा जो 11th में है कोर्स में। नहीं, हाँ 11th का स्टार्ट हो गया है। एक तो वैसे ही वो बहुत अच्छे नहीं है, पढ़ने में मन कम लगता है। अब पूरी तरह कंफ्यूज है कि 10th के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें या 11th वाला जो कोर्स आ रहा है वो करें। जी मेरे ख्याल से तो बोर्ड के एग्जाम्स तो अब ऐसी ऑर्डर आया है गवर्नमेंट का कि शायद बोर्ड के एग्जाम्स अब नहीं होंगे और उसको प्रमोट किया जाएगा बच्चों को। लेकिन आप लोग स्कूल प्रशासन से मिलकर के इसको या फोन करके अपने उनकी टीचर्स से फोन करके क्लैरिफाई करें बोर्ड एग्जाम्स के बारे में और उनकी खुद बात कराएं, जिससे कि उन्हें खुद तसल्ली हो ये जान करके कि 10th के एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे और फिर अकॉर्डिंगली उनको आगे 11th में मन लगेगा। और मैम वैसे भी अगर मन नहीं लगता है तो क्या हम लोग को क्या करना चाहिए? हम भी थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि बच्चा थोड़ी देर भी नहीं पढ़े, 1 घंटा 2 घंटे ही पढ़े। ये तो बिल्कुल एक चैलेंज ऐसा है जो कोरोना में नहीं हमेशा हम लोगों के साथ है। तो इसमें हम लोगों को मुझे ऐसा ही लगता है कि मोटिवेट करके डांट डपटने से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम किसी न किसी तरह उन्हें मोटिवेट करें कि उनका एक टाइम टेबल बनाएं, उनकी जो फेवरेट गतिविधियां हैं उनके लिए भी उस टाइम टेबल में समय रखें और बाकी उनकी पढ़ाई के लिए भी उनसे ही टाइम टेबल बनवाएं।
और फिर उनसे कहें कि आपको ये फॉलो करना है। जब वो खुद वो टाइम टेबल बनाएंगे तो होपफुली दे विल फील रिस्पॉन्सिबल एंड दे विल फॉलो इट। मैम वो खुद टाइम टेबल बनाते ही हैं, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन फिर वही उसको खुद ही फॉलो नहीं करते हैं। सुबह मॉर्निंग में उठने की बिल्कुल हैबिट नहीं है। जी, मुझे लगता है आपको और अपने जैसी और आपकी जो फ्रेंड्स होंगी उनसे भी टिप्स लेनी पड़ेंगी। अभी हम लोग कोरोना के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे सवाल मुझे आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम। तो बहुत सारे मैं इस पे सवाल ऐसे देख रही हूँ जो लाइव पे कि इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि हम बच्चों को इस समय पे किस तरह से क्या चीज़ें बताएं हम कोरोना के बारे में और क्या चीज़ें ना बताएं। तो जैसा मैंने कहा कि एक जो चीज़ ज़रूरी है बताने के लिए बच्चों को, वो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमें उन्हें करना क्या है, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पर। तो उन्हें ये बताना कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, किस तरह से हम बच सकते हैं। तो उन्हें ये ज़रूर बताएं कि बेटा आपको बार बार अपने हाथों को धोते रहना है, रिपीटेडली आपको अपने हाथ धोने हैं और 30 से 40 सेकेंड साबुन के साथ धोने हैं। कहीं आप बाहर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी घर के अंदर भी हैं तो भी लगातार हम लोगों को हाथ धोते रहना। ये एक प्रैक्टिस है जिसके बारे में बार बार बच्चों को बताएं। जैसे पहले किन्हीं ने पूछा कि उन्हें ये भी बताएं बार बार अपने आँख, नाक और मुंह को ना छुएं। उन्हें ये समझाएं कि रेस्पिरेटरी हाइजीन क्या होता है, यानी कि जब आप छोटे बच्चे हैं वहीं से आदत डालें उनको कि जब भी आपको खांसी आती है या छींक आती है तो अपनी, या तो अगर आपके घर में टिश्यू पेपर अवेलेबल है तो टिश्यू पेपर लेकर उसके अंदर खांसे या छींके और फिर एक क्लोज डस्टबिन होना चाहिए, उसके अंदर डाल दिया जाए उस टिश्यू पेपर को। और अगर खांसने या टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं है तो अपनी कोहनी इस तरह से मोड़ करके, फ्लेक्स्ड एल्बो कहते हैं इसे, मुड़ी हुई कोहनी में ही खांसे या चीखें। तो ये बच्चों को जरूर समझाएं। तीसरी बात ये जरूर समझानी है बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग। हालांकि अभी वो घर में ही होंगे, लेकिन उनके दिमाग में ये बैठाना जरूरी है कि क्यों इतना जरूरी है। इसलिए उन्हें ये बताना चाहिए, जरूरी है कि अभी इसकी कोई वैक्सीन या दवाई नहीं है। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी हम जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, यही इसका एक रामबाण है इसके अगेंस्ट, यही हमको इससे बचा सकता है। और उन्हें ये भी अश्योर करना जरूरी है कि बेटा ये हमेशा इस तरह नहीं रहने वाला है, ये चीजें बदलेंगी, कुछ समय के लिए ऐसा हुआ है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो उसके अंदर हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी जरूरी है। एक और चीज जो सब पूछ रहे थे कि कैसे अंदर रखें, तो उन्हें ये भी बताएं और उनके साथ एक्टिविटीज करें। ये एक ऐसा समय भी है जब यूजुअली परिवारों को साथ में रहने का टाइम नहीं मिलता है। ये एक ऐसा समय भी है जबकि माता पिता अपने बच्चों को, बच्चे अपने माता पिता को, दादा दादी को, हम एक दूसरे को बेहतर समझ पा रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो उन्हें ये भी समझाएं कि ये एक ऐसा मौका है जब हमारे पास भी समय है और तुम्हारे पास भी समय है। तो इस तरह से उन्हें समझाने की कोशिश करें। और क्या ना बताएं, जैसा मैंने बताया कि उन्हें इस तरह के जो इसकी भयावह टाइप के रूप हैं कि हाँ भाई, जिससे बच्चों को ये लगे कि जिसको भी कोरोना होता है उसको डेथ हो जाती है, उस तरह की बातें उनसे ना करें। मैं पीछे एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, एक छोटी सी बच्ची थी 3 साल की, और उनकी मदर जो थी वो उन्हें मजाक कर रही थी उनके साथ। बच्ची डर रही थी, रो रही थी कि मम्मी आपको हो जाएगा तो आप मर जाओगे क्या, और वो हंस रही थी कि हाँ बेटा मैं आपको सब्जी बनाना सिखा देती हूँ, आप भैया का ख्याल रख लेना, 3 साल की बच्ची से। तो ये बहुत ही बुरे एग्जाम्पल्स हैं। बच्चे की मनोस्थिति सोचनी चाहिए कि उनके ऊपर क्या असर पड़ा होगा बच्चे के ऊपर। तो एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं फोन पर। नमस्कार। बोलिए मैडम। जी बताएं, अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं अजय यादव बोल रहा हूँ मैडम। कौन बोल रहे हैं? अजय यादव। जी अजय यादव जी, बताएं। हाँ, वही मैडम, फेसबुक पे आपका नंबर देखा था इसलिए फोन किया। जी बताएं, आपका कोरोना से संबंधित कोई सवाल है तो बताएं। और बच्चों वही मैडम जी, इससे मैडम जैसा कोरोना का है जो अपने को कैसे मालूम पड़ता कि संक्रमित है, बच्चे है, न मैं हूँ, न दीदी है कोई जी, कैसे मालूम पड़ रहा मैडम कि हमें ये है या नहीं?
जी, ये ऐसे मालूम पड़ता है कि इसके जो लक्षण हैं वो हैं बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर बुखार, हर खांसी और सांस लेने में तकलीफ कोरोना ही है। तो अगर आपको ये होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार का, और आपके पिछले 2 हफ्ते में यदि आपका कांटेक्ट हुआ है किसी भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति से या विदेश यात्रा से लौटे हैं, तो विदेश यात्रा से तो अब लौटने का सवाल ही नहीं है पिछले 2 हफ्ते में, क्योंकि सारी फ्लाइट्स बंद हैं। पर यदि आपका ऐसा कोई कांटेक्ट हुआ है, आप हेल्थ केयर वर्कर हैं और आप एक्सपोज हुए हैं किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से, या वैसे भी आप कांटेक्ट में आए हैं, तो आप तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार का नंबर है 1800-180-5145, उस पे फोन करके आप बता सकते हैं और टीम आएगी और आपको देख लेगी। एक्चुअली मैडम मैं पूना में चेकअप करा चुका हूँ। जी हेलो, जी जी, मैं डॉक्टर चेकअप करा चुका हूँ जी, उसका मेरे पास रिपोर्ट है जी। अगर वो रिपोर्ट अपने यूट्यूब में दिखाएंगे तो मानता होगा कि नहीं होगा मैडम? कहाँ से रिपोर्ट कराई है आपने? पूना से कराया हूँ मैडम, पूना महाराष्ट्र से। हाँ, वो मान्यता होती है। होती है ना मैडम? जी जी। मैं स्क्रीनिंग नहीं कराया हूँ मैडम, इसलिए एक मैडम थी, उन्होंने बोले ये चल जाएगा। जी 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 जी, नमस्कार। अच्छा, एक सवाल पीछे आया था, एक सवाल था पीछे जिसके अंदर कि वो पूछ रहे थे कि बच्चे पूछते हैं कि जब मैं ठीक हूँ तो मैं क्यों नहीं बाहर जा सकता। तो उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि आप ठीक हैं तो आप दूसरे को नहीं इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन बाहर कौन ठीक है कौन नहीं ये हमें नहीं पता है। तो इसलिए आपका अंदर रहना ज़रूरी है, और बाहर ना सिर्फ दूसरे लोगों से बल्कि जो सरफेसेस हैं, कोई भी, जैसे वो खेलने जाते हैं, रेलिंग्स को पकड़ते हैं, पार्क में बेंचेस को पकड़ते हैं, तो उनसे भी कोरोना हो सकता है। संदीप पन्नू जी पूछ रहे हैं कि मेरे गले में काफ़ी दिन से कुछ फंसा हुआ लग रहा है और साथ में भारीपन, तो ये कोरोना के लक्षण नहीं हैं जैसे मैंने बताया। एक सवाल पीछे एक मैडम थी, उन्होंने पूछा था कि क्या हाथों को, चेहरे को बार बार छूने का इससे कोई संबंध है? तो हाँ, जैसे मैंने बताया कि ये आंख, नाक और मुंह के थ्रू होता है, और अगर हमने अपने इन्फेक्टेड जो सतह है उस पे अपने हाथ को लगाया और फिर अपना आंख, नाक, मुंह छू रहे हैं तो उससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए अनावश्यक रूप से अपने आंख, नाक, मुंह को नहीं छूना चाहिए। एक सवाल और ले लेते हैं। जी नमस्कार। हेलो 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 जी नमस्कार, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रही हैं बताएं। हाँ जी, मेरा नाम संगीता है और मैं खारीबावड़ी 1914 से बोल रही हूँ। जी बताएं। हाँ जी, मेरी एक समस्या है कि हम 3 जने हैं, एक बेटा, एक पति, एक हम, ठीक है जी। और हवेली के अंदर एक फैमिली और है जो 4 जने हैं, 2 लड़के, एक औरत, एक आदमी जी। ठीक है जी। इन चारों में भी हमारा बहुत चीजें हराम कर रखा है। औरत के ऊपर वो अत्याचार करते हैं, औरत छेड़ती है और हर छोटी से छोटी बात पे पेशाब करके चली जाएगी, पानी डालेगी, लेकिन हम पानी डाल देते हैं और कभी कभार बोल देंगे तो वो काट खाने को बेटे आ जाते हैं दोनों। देखिए मैडम, अगर कोई उसका वायलेंस का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का, 1090 पे यूपी से बात कर रही हैं तो कॉल कर सकती हैं। जरूर उसको रिपोर्ट 1090 पे कॉल करके रिपोर्ट करें। 100 पे तो कर सकती हो, पुलिस पे तो 1090 पे कॉल करें। 1090 जी। निशांत गुप्ता जी पूछ रहे थे कि क्या हम सभी को टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक लोगों में भी ये कोरोना होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि कोरोना इन्फेक्शन जो है
वो बहुत सारे एसिम्टोमेटिक लोगों में भी हो सकता है, या फिर कोरोना होने के बाद भी बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक रह सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि जो इन्फेक्टिविटी होती है, यानी कि इन्फेक्शन फैलाने की जो क्षमता है, वो एसिम्टोमेटिक लोगों में कम होती है बनिस्बत के सिम्टोमेटिक लोगों के। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, तो उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं सरकार को कि कितनी अवेलेबिलिटी है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बाकी विश्व के बहुत बड़े बड़े देश भी ऐसे हैं जो कि अपनी पूरी जनसंख्या को तो टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि पूरी दुनिया में ही टेस्टिंग की कैपेसिटी लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड टेस्टिंग कैपेसिटी को हमें बहुत ही रैशनली यूज करना है। इसलिए जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं और जो डेफिनेशंस हैं ICMR की, उसमें फॉल करते हैं, उन्हीं की टेस्टिंग की जानी है। विशाल शर्मा जी पूछ रहे हैं, नमस्कार मैडम, अगर बच्चों को कुछ चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है तो उसको कैसे दूर किया जाए? जी चंदौसी से ये बात कर रहे हैं। तो विशाल शर्मा जी, बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं कि चिड़चिड़ापन भी एक लक्षण है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हो रहा है इस पूरी सिचुएशन का बच्चों के ऊपर, चिड़चिड़ापन उसी का एक लक्षण है। जैसे मैंने कहा, उनकी दुनिया बदल गई है, ना वो स्कूल जा रहे हैं, ना वो पार्क में जा रहे हैं, ना वो अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, वो हमारे साथ बंद हैं अब अपने माता पिता के साथ। अगर भाई बहन है तो एक आध कोई उनका पीयर है, अगर सिंगल चाइल्ड है तो वो वैसे ही अकेला बड़ों के बीच में घिरा हुआ है। ऊपर से उनके ऊपर उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो लिमिट हो गई हैं, तो चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना, उनसे बातचीत करते रहना कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत जरूरी है कि हम उनके साथ पेशेंट रहें। मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो कि मैं भी कोशिश करती हूँ फॉलो करने की एज अ पेरेंट। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की उम्मीदें हम उनसे इस पूरे लॉकडाउन से पहले रखते थे, ये उम्मीद करना बहुत ही गलत होगा कि उसी तरह के कार्यकलाप वो अभी भी करते रहेंगे, उतनी ही पढ़ाई वो करते रहेंगे, उतने ही वो ओबीडियंट, उतने ही वो शांत रहेंगे। उनके ऊपर भी जब हम लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है तो ज़रूर उनके ऊपर भी आ रहा है इम्पैक्ट, तो उनके साथ पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लगता है, उनके लिए हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा कि उन्हें किन एक्टिविटीज़ में हम एंगेज करें। जी एक सवाल ले लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। जी मैडम जी, मेरा 2 प्रश्न है जी, अगर आप बता सकते हो कोरोना से संबंधित। जी बताएं, कोरोना से संबंधित प्रश्न पूछें। मैडम, हमारे परिवार में एक सदस्य है, वैसे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जुकाम नहीं है, बुखार नहीं है, कोई तबीयत खराब नहीं, उसको सिर्फ गले में दिक्कत है जी। तो ये भी कुछ लक्षण होते हैं क्या इसके? गले में अगर खांसी, सूखी खांसी, बुखार या फिर सूखी खांसी, बुखार या फिर सांस लेने में तकलीफ है, और आप पिछले 2 हफ्ते में किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं, या फिर आप कहीं बाहर से लौट करके आए हैं, तो उन केसेस में या आप एक डॉक्टर हैं या पैरामेडिक हैं और आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आए हैं, तो आपको जरूर रिपोर्ट करना है। अदरवाइज ये लक्षण नहीं है कोरोना के। मैडम जी, उनके सिर्फ न तो बुखार है जिनको जी, न ही कोई वैसे वो है, बस सिर्फ उनके गले में अटकन में दिक्कत है और कोई नहीं, तो फिर वो लक्षण नहीं है। जी जी जी। और करीब 1 महीने का समय होगा जी, सिर्फ अटकन में दिक्कत है जिनको। जी नहीं है, वो नहीं है उसका। जी मैडम जी, धन्यवाद। नमस्कार। एक और चीज मैं बताना चाह रही थी, सुखपाल जी हैं, वो बता रहे हैं, और हाँ बिल्कुल ठीक है कि एक बड़ा अच्छा सा रिसोर्स है बच्चों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एक तारा वीडियोस हैं। अगर आप वो हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, तो वो अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। तारा वीडियोस अगर आप करेंगे, TARA कैपिटल में डाल करके कोरोना पे तारा वीडियोस हैं, वो बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और बच्चों को समझ भी आएगा कि हम किस तरह से ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो वो पपेट जैसा है, तो उसके थ्रू आप बच्चों को बता सकते हैं।
एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि इंफॉर्मेशन के लिए हम कहाँ से, अभी आप देखेंगे कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है अभी, जिसे कहते हैं एक इन्फोडेमिक। इसे पैंडेमिक कहा गया पर एक इन्फोडेमिक भी है कि व्हाट्सएप पे भी तरह तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, टीवी पर भी लगातार कोरोना चल रहा है। तो एक इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है और ये भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी, एंजाइटी कर रहा है। तो ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगी, पहली बात तो ये है कि अपना जो इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर है उसे लिमिट करें, और अपने बच्चों का भी, मतलब टीवी पर भी सिर्फ न्यूज मत चला करके रखें जिसके अंदर की सिर्फ कोरोना आ रहा है। बहुत जरूरी है हमें ये जानना कि क्या चल रहा है, पर उसके लिए अपने न्यूज व्यूइंग के आवर्स को लिमिट कर लें और बच्चों को और चीजें भी दिखाएं अच्छी टीवी के, जैसे कि वो पहले भी देखा करते होंगे तो वो दिखाएं। व्हाट्सएप पे जो भी कुछ आता है वो सब कुछ ठीक नहीं होता है, केवल विश्वस्त जो सोर्सेज हैं उनसे ही आप जानकारी प्राप्त करें। विश्वस्त सोर्सेज कौन से हैं? एक तो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट है, अगर आप जाएंगे MOHFW ये आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे वो ले जाएंगे। उसके ऊपर कोविड-19 का पूरा पेज है, वो सबसे विश्वस्त स्रोत है, आपको हर इंफॉर्मेशन वहां मिलेगी। वहां पे कम्युनिकेशन मटेरियल भी हैं तो उनको भी आप यूज कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, और पूरा जो विश्वस्त डेटा है वो आपको वहां से मिलेगा। इसी तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप ये टाइप करेंगे गूगल पे, वो भी आप खोलते ही आपको जैसे ही आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिंक पे जाएंगे वो भी आपको एक कोविड-19 का पेज मिलेगा वहां पे, तो वो भी एक विश्वस्त सोर्स है इंफॉर्मेशन का। इसी तरह से यूनिसेफ UNICEF इसको आप टाइप करेंगे गूगल पे तो यूनिसेफ या यूनिसेफ इंडिया आप टाइप करें और वो आपको यूनिसेफ इंडिया के पेज पे ले जाएंगे, वो एक इंफॉर्मेशन का विश्वस्त स्रोत है। जो आप कम्युनिकेशन मटेरियल भी देखते हैं व्हाट्सएप पे आता है, देखें क्या वो उस पे गवर्नमेंट का लोगो है, अगर गवर्नमेंट का लोगो है तो वो यूजुअली विश्वस्त स्रोत है आपके लिए इंफॉर्मेशन का, या WHO के थ्रू है या यूनिसेफ के थ्रू है तो लोगों के साथ में, तो उन्हीं चीजों पे विश्वास करें और वही चीजें बच्चों को बताएं। बिल्कुल एक बहुत अच्छा सजेशन आया है कि हम छोटे बच्चे हैं तो उन्हें मोटर स्किल्स डेवलप करने की एक्टिविटीज में लगा सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल पेंटिंग है या बर्ड पेंटिंग है, इस तरह की चीजें। बहुत थैंक यू, मैं नाम नहीं देख पाई आपका। पूर्वा रॉय जायसवाल बता रही हैं कि 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उन्हें हम मोटर स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज जैसे कि वेजिटेबल पेंटिंग या बर्ड पेंटिंग जिसको कि बच्चे एंजॉय करते हैं वो उन्हें करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच पृथा रॉय जी। एक और फोन पे सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, बताएं अपना नाम बताएं प्लीज। हेलो, शायद आवाज नहीं आ रही है। एक प्रमोद वर्मा जी पूछ रहे हैं कि कोरोना से संक्रमित होने के कितने दिनों के बाद तक इसके लक्षण नजर आ सकते हैं। जी अच्छा सवाल है। कोरोना से अगर आपका किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से आपका एक्सपोजर हुआ है और आपको वो इन्फेक्शन लग गया है तो 2 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, यानी कि उस कांटेक्ट के 2 से 14 दिन के अंदर अंदर आपको जनरली लक्षण आ जाते हैं, पर कुछ लोगों में थोड़ा डिलेड भी देखा गया है 28 दिन तक, पर जनरली 2 से 14 दिन के अंदर लक्षण आ जाते हैं। 15 एक सवाल आ रहा है आकृति जैन जी का कि 15-16 साल के बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे एंगेज करें। तो ये तो बहुत ही एक मतलब $1 मिलियन क्वेश्चन है। आजकल हर 15-16 साल के बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनका यही सवाल है, और इसका जवाब, इसके लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपका बच्चा एंजॉय करता है अपार्ट फ्रॉम द मोबाइल फोन, और उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो इसका कोई एक जवाब तो नहीं है, पर मैं यही कह सकती हूँ कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना और ये समझना कि उन्हें कौन सी और एक्टिविटीज पसंद है और उसमें हम उनके साथ कैसे एंगेज हो सकते हैं, ये चीज बहुत जरूरी है। एक जावेद अली खान कह रहे हैं कि क्या मॉडरेट फीवर भी सिम्टम हो सकता है कोविड का? जी बिल्कुल हो सकता है कोविड का सिम्टम। यदि आप किसी कोरोना संक्रमित से संपर्क में आए हैं या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या आप कोई हेल्थ वर्कर हैं जो कि एक्सपोजर हुआ है या आप माइग्रेट होकर आए हैं और आपको कुछ जो ऐसे लक्षण हुए हैं, आप पहले कहीं और थे अब माइग्रेट होकर के आए हैं यहाँ पर, तो उसमें अगर खांसी बुखार और सांस लेने में तकलीफ है तो मॉडरेट फीवर भी हो सकता है लक्षण इसका। एक सवाल और ले लेते हैं जी फोन पर। जी बताएं, आपका नाम क्या है? हेलो जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? हेलो हेलो जी नमस्कार, मैं सुन पा रही हूँ आपको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित है। जी सुमित जी बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आपका नंबर देखा मैं फेसबुक पे। जी जी बताएं, आपका कोरोना से संबंधित कोई सवाल है तो बताएं। कोरोना से तो बीमारी के लिए पूछे थे जी। आपका हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? आप बताएं कोरोना से संबंधित खास तौर पे बच्चों को किस तरह से कोरोना के बारे में बताया जाए, अगर ऐसे कोई आपके सवाल हैं तो बताएं। आप बताओ। ठीक है हमारे में तो मैं बता रही हूँ, आप फेसबुक लाइव पे सुनिएगा। नेहा जी कह रही हैं कि अगर सांस लेने में तकलीफ नहीं है तो क्या कोरोना सिम्टम्स हो सकता है? जी बिल्कुल, या ये जो 3 सिम्टम मैंने बताए खासतौर पे बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ, इनमें से कोई भी कोरोना का सिम्टम हो सकता है। तो हम बच्चों की बात कर रहे थे, तो बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको सही जानकारी मिले और वो जानकारी आप बच्चों तक पहुंचाएं। एक और चीज है जो मैं बच्चों के बारे में कहना चाह रही थी, आप उन्हें सिंपली उनको ये डर हो सकता है कि क्या अगर मुझे खांसी और बुखार हो गई तो क्या मुझे कहीं हॉस्पिटल में बंद रहना पड़ेगा, इस तरह का डर आजकल मैं देख रही हूँ कुछ बच्चों में हो रहा है। तो उन्हें ये बताना जरूरी है कि नॉर्मल अगर आपको, क्योंकि आप घर के बाहर नहीं गए हैं तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, इस तरह से आपको घर पर ही उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इस तरह से उन्हें आश्वस्त करते रहने की जरूरत है। उन्हें आप एंगेज कर सकते हैं, जो उनके दादा दादी या नाना नानी अगर साथ में रहते हैं तो उनकी केयर में आप एंगेज कर सकते हैं, उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस सुनवाएं, उनके साथ उनको टाइम स्पेंड कराएं, जिससे कि वो दोनों का ही समय कटेगा। एक तो ये चीज है, दूसरा उन्हें ये बताना भी जरूरी है कि दादा दादी थोड़े ज्यादा रिस्क पर हैं, तो उनको हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी घर में बंधे रहना बहुत मुश्किल है, तो बच्चों को उसमें भी आप एंगेज कर सकते हैं। एक राजेश ठक्कर जी पूछ रहे हैं कि क्या किसी कोरोना वायरस संक्रमित के संपर्क में आए बिना भी कोरोना वायरस संक्रमित होने की कोई संभावना है, या किसी कोरोना वायरस संक्रमित के संपर्क में आए बिना भी वायरल फीवर भी कोरोना में परिवर्तित हो सकता है? जी एक तो पहला सवाल जो है कि क्या किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए बिना हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कभी उसके आसपास ना हो, किसी कोरोना संक्रमित के आसपास ना हो और आपको कोरोना हो जाए, ऐसा अभी हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप उस व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आए हों। यदि वो व्यक्ति मान लीजिए किसी चेयर और टेबल पे बैठा है और उस पे उनकी खांसी या छींक से ड्रॉपलेट्स आ गई हैं इन्फेक्टेड, और आप थोड़ी देर बाद आकर के उसी टेबल पे बैठते हैं और अपना हाथ लगाते हैं, तो आपको हो सकता है। तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि किसी के कांटेक्ट में आए बिना, क्योंकि वो जब तक संक्रमित व्यक्ति उस टेबल के पास नहीं बैठा होगा तब तक वो उस पर संक्रमण नहीं आएगा। पर हाँ, ये पॉसिबल है कि डायरेक्टली आप उसके आसपास रहे होंगे तभी वो आपको इन्फेक्शन होगा।
तो ये हम आज बात कर रहे हैं कि बच्चों को कोरोना के विषय में किस तरह से उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए। एक बड़ा अच्छा सा वीडियो मैंने देखा था और वो बहुत फेमस भी हुआ है फेसबुक पर, एक हाथ धोने के विषय में, और एक किसी एडवर्टाइजमेंट में भी उसको यूज किया गया फिर कि एक काली मिर्च पानी में डाल करके और उंगली पे साबुन लगा करके, पहले बिना साबुन लगाए उस पे डिप कराई गई छोटे बच्चे की उंगली और दिखाया गया कि देखो सारे कोई भी जो उसको काली मिर्च पाउडर को बताया गया कि वो जैसे कि मान लो वायरस है और उस पे डिप करके बताओ कि दिखाया जाए कि देखो अभी वायरस नहीं दूर गए, लेकिन जैसे ही आप साबुन के साथ लगाते हैं तो वो फैल जाता है, जो काली मिर्च पाउडर होता है दूर दूर हो जाता है। तो ये बताती है मदर कि देखो इस जैसे ही आप साबुन यूज करते हो तो वायरस दूर चला जाता है। तो ये क्रिएटिव वेज हैं बच्चों को बताने के, इस तरह से बच्चे तुरंत सीख जाते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं। तो उन्हें हैंड वॉश के बारे में बताना बहुत बहुत जरूरी है, और हैंड वॉश का सही तरीका मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी कि हैंड वॉश करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक है जिसे हम कहते हैं सुमन के। तो सुमन के मतलब एस मतलब सीधा, तो सीधा आप ऐसे ऐसे करके साबुन लेके और साबुन को इस तरह से रब करेंगे अपने पाम्स पे। फिर यू होता है उल्टा, तो उल्टे में आप उल्टी जो सतह है अपने उसको रब करेंगे, SU। M हो गया मुट्ठी, तो अपनी मुट्ठी को फिर रब करेंगे इस तरह से। फिर A हो गया अंगूठा, अंगूठे को इस तरह से रब करेंगे। फिर N हो गया नाखून, तो नेल्स को इस तरह से आप रब करेंगे। और K हो गया कलाई, तो कलाई को इस तरह रब करेंगे। तो ये 6 स्टेप्स हो गए सुमन के, इसका निमोनिक होता है। तो ये आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। और पहले 20 सेकंड कहते थे, अब कोरोना टाइम्स में 40 सेकंड्स कहते हैं। कम से कम 40 सेकंड तक हम अपने हाथों को इस तरह से साफ करें तो हम ये बहुत ही इफेक्टिव है अगेंस्ट दिस वायरस, अगर आपके हाथों पर है। एक सवाल है अनूप साहू जी का कि क्या फल और सब्जियां भी संक्रमण का स्रोत हैं? अगर हैं तो इन्हें कैसे सैनिटाइज करना है फ्रिज में या रसोई में खाने से लाने से पहले? तो इसके अंदर यही जरूरी है कि आप सबसे कोई भी चीज, कोई भी सतह इन्फेक्शन का सोर्स हो सकती है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका हैंड हाइजीन जो है वो सबसे बड़ी चीज है। कोई भी चीज छुएं, कोई भी चीज बाहर से भी आ रही है, उसके बाद अपने हाथों को धोना बहुत बहुत जरूरी है। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखें। जो आपकी फल और सब्जियां हैं उन्हें पानी में धोएं और उनको जो बनी हुई कुक्ड वेजिटेबल्स हैं फ्रिज के अंदर उनसे अलग रखें। और जो पैकेट्स आते हैं उनके लिए एक जो 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन है, अगर आपके पास वो मिल जाता है, बाजार में भी मिल रहा है, तो उसको डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन से जो पैकेट्स आते हैं उन्हें सैनिटाइज आप कर सकते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद किस तरह की सावधानी रखनी होगी, ये भी बहुत जरूरी है। लॉकडाउन खुलने के बाद हमें किस तरह की सावधानियां रखनी है, तो एकदम से जो हमें ये ध्यान रखना होगा और हमें अपने बच्चों को भी बताना होगा कि लॉकडाउन ऐसा नहीं है कि हमेशा लॉकडाउन रहेगा, लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे ही खत्म होगी, ये एकदम से खत्म नहीं हो जाएगी। अभी हमें इसके साथ थोड़े लंबे टाइम तक रहना पड़ेगा इस प्रॉब्लम के साथ में। तो हमें सीखना पड़ेगा कि हमें इस प्रॉब्लम के साथ कैसे रहना है। और उसका एक पार्ट ये जरूर होगा कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से बनाए रखें, एक तो ये चीज है। तो बच्चों को भी बताना होगा कि हम अभी भी, बच्चों के लिए तो हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता आगे क्या पॉलिसी रहेगी गवर्नमेंट की, बट हो सकता है कि बाकी चीजें खुलने के बाद भी स्कूल्स और थोड़ी देर बाद खुलें। तो बच्चों को हमें और पेशेंटली समझाते रहना होगा इस चीज के लिए। और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो इस लॉकडाउन के खुलने के बाद भी करना होगा, जो हम 1 से 2 मीटर की दूरी कहते हैं। और दूसरी चीज है मास्क या फेस कवर को पहनना, तो वो भी बहुत जरूरी रहेगा इस लॉकडाउन के खुलने के बाद भी। मैं एक सवाल और ले रही हूँ, और बाकी हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी कि हाथ धोना और जो खांसने और छींकने में जो आपको सावधानियां बरतनी है वो भी आपको ध्यान रखनी होंगी लॉकडाउन खुलने के बाद भी। एक सवाल फोन पर ले रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, अपना नाम बताएं प्लीज।
मैम मैं डॉक्टर शमशेर बोल रहा हूँ। जी बताएं डॉक्टर साहब। मुझे क्वेश्चन ध्यान से जी बताएं। अगर किसी पेशेंट को कोरोना है, जी, ठीक है, और अगर हम उसके कांटेक्ट में जाते हैं जी, और वो स्नीज नहीं करता है, कॉफिंग नहीं करता है या स्पीक भी नहीं करता है, इवन मतलब उसने मास्क लगा के रखा हुआ है और मैंने भी सारे प्रोटेक्शन ले रखे हैं, तो क्या हमें उस पेशेंट से इन्फेक्शन हो सकता है? देखिए अगर आप उसके पास जाते हैं और दोनों ने सारे प्रोटेक्शन लिए हैं तो इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम है। लेकिन ये कहना कि इन्फेक्शन नहीं होगा ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जहाँ भी वो हैं उनके आसपास भी वो संक्रमण है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो बिल्कुल ही ना खांसेंगे, क्योंकि खांसी इसका एक मेन लक्षण है, या वो बोलेंगे नहीं कभी भी। तो और ये वायरस जो है जब एक बार निकलता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू और सेटल होता है तो वो एक लंबे समय तक रहता है किसी भी सतह पर। तो ऐसा हालांकि अभी इसके कोई वो नहीं आए बट कम से कम 12 से 24 घंटे तक रह सकता है। तो आप कोई भी सतह को आसपास छुएंगे उनके तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। नहीं, अगर मैंने प्रॉपर अगर ग्लव्स पहने हुए हो, आई प्रोटेक्शन लिया हो, मैंने गॉगल्स पहने हो, सर्जिकल कैप लगा के रखा हो और मास्क लगा के 95 लगा के रखा हो, मैंने ग्लव्स यूजली मैं पहन के रखा हूँ, मैं तो बहुत ही कम संभावना है। और ये सारे आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने ही चाहिए जब भी आप अपने पेशेंट्स के संपर्क में या को और इसीलिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बेसिकली मैं रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हूँ, मैंने एमपीटी किया है कार्डियो रेस्पिरेटरी में। ओके। बेसिकली हमें बहुत कांटेक्ट में आना पड़ता है उस पेशेंट के, जी उनको कॉफिंग भी कराना है, तो अगर भी कराना होगा। जी तो डॉक्टर साहब आपको जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मैट्रिक्स होगा रिस्क असेसमेंट के हिसाब से कि कौन कौन से आपने वो देखा होगा कि कौन से एरिया में अगर आईसीयू में है तो क्या इक्विपमेंट की जरूरत है, ओपीडी में है तो क्या इक्विपमेंट की जरूरत है। अगर आपने उसके अनुसार पीपीई पहनी है तो आपको इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत बहुत कम है। बेसिकली हम लोग कोरोना पेशेंट तो देखते नहीं है, बट ये कि रेस्पिरेटरी वाले पेशेंट में भी बिल्कुल तो हर पेशेंट को कोविड-19 का आपको कोविड-19 टेस्ट करा नहीं सकते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो ऐसे में वैसे कोशिश हम लोग ये करते हैं कि जो कोविड-19 सस्पेक्टेड उसको तो हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं। ट्रीट करने के लिए मैं स्पेशली जो सेंटर्स है वहाँ को रेफर एब्सोल्युटली। इन केस की अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है और हमें पता नहीं होता है तो हम उसके कांटेक्ट में ना आ जाए, उसके लिए मुझे क्या क्या और प्रिकॉशंस लेने हैं, बस यही सारे क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं। तो यही मैंने जो आपको बताया रिस्क असेसमेंट के अनुसार आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अच्छा मैम एक चीज और ये रहता है, जैसे बाहर सब्जी वाले आते हैं बेचने के लिए, फ्रूट्स वाले आते हैं, अगर इनसे हम सब्जियां लेते हैं कांटेक्ट, बिकॉज वो तो 1 फीट 2-3 फीट का तो वो रहता ही है डिस्टेंस, बट ये अगर ये स्नीजिंग नहीं करते हैं, कॉफिंग नहीं करते हैं तो ऐसे कोई रिस्क तो है नहीं ऐसा? जी हाँ, एक तो इंश्योर करें कि आप उन्हीं सब्जी वालों से लें जिन्होंने, आजकल सभी सब्जी वाले भी मास्क लगा रहे हैं, तो मास्क लगाए हुए हों। आप भी जब लें तो मास्क लगाकर ही लें जब आप नीचे उतरते हैं, और प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखें, और आने के बाद सब्जियां भी धोएं और अपने हाथ भी धोएं। तो सब्जियां क्या नॉर्मल जो जी गर्म पानी में धो लें जी। ओके ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अभी हमारा समय जो है खत्म हो रहा है लगभग इस फेसबुक लाइव का, तो मैं खत्म करने से पहले बस क्विकली आप लोगों को यही बोलूंगी कि हालांकि हमारा जो आज टॉपिक था वो लार्जली बच्चों के ऊपर था और कैसे हम उनको समझाएं इसके ऊपर था, पर हमने और बहुत सारी भी जनरल बातें भी इसमें करी आज फेसबुक लाइव सेशन में। पर मैं एंड करने से पहले फिर आपसे ये कहूंगी कि ये ध्यान रखें कि ये समय बच्चों के लिए बहुत ही स्ट्रेस भरा है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। हम सबका ध्यान रख रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं अपने बच्चों को कि हाँ उनकी कैसे दुनिया बिल्कुल ऊपर से नीचे हो गई है। तो हमें उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना ज़रूरी है, हमें उनके साथ पेशेंस रखना ज़रूरी है, उनके लिए एक्टिविटीज़ को उनकी करना और एक रेगुलर उनका शेड्यूल बनाना वो बहुत ज़रूरी है, और साथ ही उनको उतनी ही जानकारी दें जितनी ज़रूरी है। और वो उतनी जानकारी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनके लिए एक्शंस क्या हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, जिसमें फिर से बता दूं कि हाथ धोना, रेस्पिरेटरी हाइजीन को मेंटेन रखना और लॉकडाउन का पालन करना और बाद में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये उनको बताना ज़रूरी है।
लेकिन उनको बचाएं। जो इसका भयावह रूप एक टीवी पे या व्हाट्सएप पे आ रहा है कि हर किसी की इससे डेथ हो जाती है या इस तरह की चीज़ों से, या वो आप ही के लिए चिंतित होंगे। पेरेंट्स के लिए भी आजकल बच्चे चिंतित हैं कि मेरे पेरेंट्स को, कई लोग बाहर जाते होंगे आप में से, तो उन्हें कुछ ना हो जाए। तो उन्हें रीअश्योर करें कि ऐसा नहीं है, हम पूरा प्रोटेक्शन ले रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो रीअश्योरेंस बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और जो मैंने आपको विश्वास स्रोत बताए पहले, उन्हीं से अपनी इन्फॉर्मेशन आप लें। तो आप लोगों से सबसे रूबरू होकर, आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अभी भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, परंतु समय हमारे पास लिमिटेड है। इनफैक्ट हम थोड़ा अपने समय से ऊपर चले गए हैं, तो अब इसे हमें यहीं पर समाप्त करना होगा। पर आप लोग सभी अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।